बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दौरा चीन के हवाले से, जिसमें वो अपने साथ एक आला सतही वफ्द ले के इस वक्त चीन पहुंच चुके हैं। 3 से 4 रोज़ पर मुहित उनका ये दौरा है। इस दौरे में उनकी मुलाकात वहाँ के सदर से होगी। विंटर ओलंपिक्स इनाग्रल जो तकरीब है उसके अंदर भी वो शिरकत करेंगे। इस दौरे का मकसद अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बातचीत समेत पाकिस्तान के इक़्तिसादी मामलात, जिसमें ये ख़बरें भी आ रही हैं कि 3 से 4 अरब डॉलर जो है वो एज़ आ लोन चीनी हुकूमत से तलब किया जा सकता है। वैसे इसकी तरदीद की, लेकिन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस हवाले से चीन हमें हमेशा साथ देता आया है। साथ साथ इस सारी सूरत हाल में सी पैक एक इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसको लेके बहुत सारे चीज़ें चहमगोइयाँ जो हैं वो भी हो रही हैं, चल रही हैं, जिनमें लार्जली ख्याल ये किया जा रहा है कि चाइना कुछ ख़ास खुश या सहमत नहीं है इस वक्त जो सी पैक प्रोजेक्ट को पाकिस्तान की जानिब से लेकर अभी स्पीड है। ये हकीकत है या ये फसाना है, इसके बारे में भी आज बातचीत करेंगे। और साथ साथ मैं चाहता हूँ आज प्रोग्राम में हम डिस्कस करें जो सूबा बलोचिस्तान के अंदर दहशत गर्दी जारी है, जिसके नतीजे में नोशकी और पंजगोर में 13 जो है वो दहशतगर्द हलाक किए गए हैं। 7 हमारे जवान जो है वो शहीद हुए हैं। 2 मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ पर यह हमला हुआ है, 2 मुख्तलिफ औकात में यह हमला हुआ है। और इस हमले के नतीजे में जब रिटेलिएट फोर्सेस की जानिब से किया गया, उनको जवाब दिया गया, तो 4 से 5 दहशतगर्द के वहाँ से भाग जाने की इतलात और जो लोकल वहाँ पर बाजार है वहाँ पर छुप जाने की इतलात हैं। ऑपरेशन अभी जारी है, जो आखिरी इतलात हैं उस हवाले से। खैर, आज इन दोनों मामलात पर हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सारी सूरत हाल किस जानिब बढ़ रही है। ब्रेक के बाद हमें प्रोग्राम में चीन से भी एक सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मुझे प्रोग्राम में भी ज्वाइन करें ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़न अली साहब। वेलकम टू द शो ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब के साथ मुझे ज्वाइन कर रही हैं मोना आलम साहिबा, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो मोना। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा ब्रिगेडियर साहब। सर, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा एनालाइज़ करें, बताइए हमारे व्यूअर्स को, बताइए कि दौरा चीन जो प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पर जा रहे हैं, बल्कि पहुँच चुके हैं, ये कितनी अहमियत का हामिल है। बहुत हाई लेवल पे हमारी तरफ से तो टॉप लीडरशिप तकरीबन हमारी वहाँ पर मौजूद है। व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग, हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है इस दौरे से? बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा, और प्रोग्राम न्यूज़ आवर शुरू करने के लिए भी मुबारक हो आपको। अल्लाह करे आपका ये प्रोग्राम जो लोगों को एजुकेट करता रहे आने वाले दिनों में। अब जहाँ तक आपने बात की इमरान खान साहब के विज़िट की, तो 2 साल बाद प्राइम मिनिस्टर का विज़िट हो रहा है, और 70 साल की रिलेशनशिप है हमारी जो चाइना के साथ मौजूद है। और ये विज़िट एक ऐसे वक्त पे हो रहा है जब पीटीआई की गवर्नमेंट 3 साल मुकम्मल किए हैं। अफगानिस्तान के अंदर से अमेरिकन फोर्सेस चली गई हैं और अफगानिस्तान एक टर्माइल की सिचुएशन में है। उसके साथ साथ अमेरिकन की जो एक्सप्रेशन, जो अप्रीहेंशन रही हैं सी पैक के ऊपर, वो भी वाज़िया हैं। और इसी हवाले से अगर आप मेंशन करना चाहें या देखना चाहें इसको, इस तनाजुर में रिलेट करना चाहें, तो ये जो 2-3 हमले हुए हैं बलूचिस्तान के अंदर, ये भी इनको भी नज़र में लाना ज़रूरी होगा कि ऐसी टाइम ब्रैकेट में जब प्राइम मिनिस्टर जो है वो चाइनीज़ के स्पेशल इनविटेशन पे और विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं, जबकि आपको पता है बहुत सारे ममालिक ने उन ओलंपिक्स का बायकॉट भी किया हुआ है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये, वैसे तो चाइना का दौरा हमेशा ही पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जब से ये सी पैक शुरू हुआ है और दोनों मुल्कों ने एक दूसरे से कोऑपरेट करना शुरू किया है, और पाकिस्तान के अंदर सी पैक के हिसाब से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। और अब जो उन प्रोजेक्ट्स की कंडीशन है, जब गवादर के अंदर आपने बर्दिंग बेस बना दिए हैं और वहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसकी कंस्ट्रक्शन जारी है, और उसके साथ साथ आपने बलूचिस्तान के अंदर कोई 900 किलोमीटर का सड़कें मुकम्मल करने के बाद उसकी एक्सटेंशन जो है, इवन आप हल्का डी आई खान वाली रोड जो है वो इनाग्रेट कर चुके हैं। और जितनी मेन रोड लिंक कर रही थी आपकी M2 को, M3 को, और बलूचिस्तान के अंदर जो सड़कें निकल रही थी, M8 निकली वहाँ से, N7। मैंने भी अपनी इब्तदाई में जो जिक्र किया, ये बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? कोई दहशतगर्दी की जो नई लहर आई है, ये कौन लोग हैं? अभी तक तो इस हवाले से कोई क्लैरिटी भी सामने नहीं आ पा रही। व्हाट इज़ योर एनालिसिस? नहीं, क्लैरिटी तो है। क्लैरिटी तो अगर आप केच के हिसाब से बात करते हैं, जो पहले हमला हुआ है जहाँ पे एक मेजर जवाद, एक कप्तान और 10 जवान शहीद हुए हैं, अगर और उसके बाद फिर पंजगूर में और फिर नौशकी में जो हुए हैं। लेकिन अगर कैच की आप देखें तो
2018 में भी एक केशी इलाके में एक अफसी का कॉन्वॉय मूव कर रहा था, उसके ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया था। वो पेट्रोलिंग ड्यूटी पे था ईरान पाकिस्तान बॉर्डर के साथ, और उसमें 10 जवान शहीद हुए थे। तो उसी वक्त पाकिस्तान ने ईरानियन एम्बेसडर को पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बुलाया था, फॉरेन मिनिस्ट्री भी, और वहां से एहतजाज अपना प्रोटेस्ट बाकायदा लॉन्च किया था। तो ये केच के हिसाब से तो कोई शक है नहीं किसी भी तरीक़ेकार से कि ये तमाम के तमाम ईरान से आए थे, ईरान बेस्ड लोग थे, और ईरान सपोर्ट करता है इन लोगों, इन दहशतगर्दों को ईरान पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि ईरान का और रॉ का बहुत क्लोज नेक्सस चल रहा है। लेकिन सर मेरा सवाल है, हमले हो रहे हैं, मेरा सवाल है, अगर ईरान उनको सपोर्ट कर रहा है तो फिर हमारी हुकूमत क्या कर रही है? मैं मिसाल के तौर पे आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके प्रेसिडेंट को मिलते हैं, हमारे प्रेसिडेंट उनके प्रेसिडेंट को मिलते हैं, हमारे आर्मी चीफ उनके फॉरेन मिनिस्टर को मिलते हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहाँ के एक साल के अंदर 3 दौरे करते हैं, यानी कि हाईएस्ट दौरे किसी भी मुल्क के अंदर। हम उनके साथ बॉर्डर मार्केट्स खोलते हैं, हम उनकी मिलिट्री को ट्रेन करते हैं, हम उनकी नेवी को ट्रेन करते हैं। यानी एक तरफ हम इस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो हम पे अटैक कर रहे हैं। कुछ समझ से बालत है ये चीज़। व्हाट इज़ हैपनिंग? दो चीजें हैं, दो चीजें मुर्तजा, समझ नहीं समझ के अंदर हैं चीजें। बताइए। इसलिए कि जो कुलभूषण यादव है वो भी इन तमाम विजिट्स के दौरान, इन तमाम बातचीत के दौरान ही में इन ईरान से आया था। उसी जमाने में इन तमाम भी बातचीत के दौरान ही उसने अपना चाबहार में जो है, चाबहार के नजदीक अपना फ्रंट ऑफिस स्टैब्लिश किया था। लेकिन सर तब वहाँ पे और यहाँ पे हुकूमतें फर्क थी, मुख्तलिफ थी। तब वहाँ पे प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी जो है वो नहीं थे, उससे पहले। आप जब 2018 में देखेंगे तो हुकूमत तो पॉलिटिकल ही थी ना। फेस हुकूमत का कोई भी हो, चाहे पीटीआई हो या पीएमएलएन हो, उस वक्त 2018 में अपना आर्मी की हुकूमत तो नहीं थी। ये जो भी थी, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टेट लेवल के रिलेशनशिप्स के अंदर ही अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए इतना बोलता है, और आप अफगान महाजिरीन को इतना अरसा रखे रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान के जो अंदर हुकूमत थी, जो अशरफ गनी भी पाकिस्तान आता था और अहमद करजई भी आता था, लेकिन एनडी से रॉ का वहां पे एक नेक्सस चल रहा था जिसके जरिए वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे थे। और ये जो आज जो कुछ हुआ है इसमें आपने देखा तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अमेरिकन ओरिएंटेशन को जाहिर करती है कि वहां पे जो इक्विपमेंट मिला है, जो चीजें आने वाले दिनों में ये भी अनर्थ हो जाएगा। जैसे अभी ऑपरेशन जारी हैं, आपको याद है जब अपना चाइनीज एम्बेसी पे हमला हुआ था अमेरिका में, अपना कराची में, तो वहां जो आदमी निकले थे वो कौन थे? उज़्बेक थे, और उनके साथ साथ कौन थे? जो लोग थे जो अफगानिस्तान से बिलोंग करते थे। तो देयर आर 2 tiers ऑफ रिलेशनशिप व्हिच गो साइमल्टेनियसली। वन इज द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप, और दूसरी होता है उसी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप के अंदर आपकी एजेंसीज की आपस में नेक्सस चल रहा होता है, उनकी कोलैबोरेशन चल रही होती है। और अब ये ईरान एक्सेप्ट तो नहीं करेगा ना। लेकिन क्या नहीं होता, यानी बेसिकली आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि केच वाला वाकया जो है वो ईरानी टेरिटरी से हुआ है और ईरानी ज़ाहिर उसके पीछे हाथ होगा। जो ये 2 वाकयात हुए, नोशकी वाला और पंजगोर वाला, आप इसको भी उसी से रिलेट करते हैं? ये डिफरेंट है? जस्ट अ मिनट, मैं ईरानी हाथ की बात नहीं कर रहा। मैं आपसे अर्ज करूं कि ईरान के अंदर रॉ का बहुत बड़ी प्रेजेंस मौजूद है। ठीक। और उन्होंने इस चीज को इंडिकेट भी किया है। और यहाँ पे आपने बरमदाद भुगती, और जब आप हरबियार मरी की बात करते हैं तो आप इंटरनेट प्रेस में आप इसको अपना बैकग्राउंड में जाके देखें, उनकी पिछले दिनों अजीत कुमार डेवल से मुलाकात हुई है। दे वर इन इंडिया फॉर 4 days, और उसके बाद ये चीजें डेवलप होती हैं। तो इनके आखिर जब आपने एक हमला करना है, कहीं से तो फाइनेंसेस आने हैं ना, कहीं से हथियार आने हैं। ये दहशतगर्द हथियार अपनी फैक्ट्री में तो नहीं बनाते। वो हथियार कहां से आए? कौन है जो उनको वो हथियार प्रोवाइड कर रहा है? कौन है जो उनको लॉजिंग प्रोवाइड कर रहा है? अगर ये बॉर्डर के साथ हमला हुआ है तो बॉर्डर से जिन लोगों ने अपना शिफ्ट किया है वो किस जगह से, किस बेस से शिफ्ट कर रहे थे, उसकी जब बैकग्राउंड ट्रेल निकालेंगे तो वो ईरान के अंदर जाएगी। आप पंजगूर आ जाएं तो और बात है, आप नौशकी आ जाएं तो और बात है। पंजगूर से नौशकी का फासला देख लीजिए, एक ही ट्राइंगल बनती है। तो इसका मतलब है कोई तो है जो हमारी, मैं ये नहीं कह रहा कि हमको हर ब्लेम जो है वो बाहर वाले पे फेंक देना चाहिए, हमें अपने भी कैथारसिस करने की जरूरत है। और हमें भी इन्वॉल्वमेंट लगती है सर आपको इसमें? बलूचिस्तान थोड़ा सा टीटीपी की इन्वॉल्वमेंट लगती है? आप टीटीपी की आपको इन्वॉल्वमेंट लगती है इस वाकये में, नोशकी पंजगोर में, या नहीं? टीटीपी की अफगानिस्तान के अंदर, देखिए मैंने कहा ना, अफगानिस्तान के अंदर जो काबुल पे जो हमला हुआ था, काबुल जो एयरपोर्ट पे जो हमला हुआ था, वो किसी दाइश ने नहीं करवाया था। वो वहां पे इंडियन प्रॉक्सीज थी जिन्होंने वो हमला कराया था, और ये सबूतों के सामने बाद में कंक्लूड होकर भी आ गया था। अभी अगर वहां पे अफगानिस्तान वहां से हमले हो रहे हैं और आप ये तमाम चीजें देख रहे हैं, और टीटीपी के अंदर जो कुछ अफगान तालिबान को कहा गया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमलों का स्केल जो है वो बढ़ता रहा है। अभी आपने नारकली में मिला, इसका मतलब टीटीपी को जो कंट्रोल करना चाहिए था अफगान तालिबान ने, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने उसको एक लीवरेज दिया हुआ है
ठीक है, और टीटीपी अगर के वो हवाले से लीवरेज बात दिया करते हुआ है हैं, तो वो लीवरेज जो इस लीवरेज के हवाले से बात करते हैं, और पाकिस्तान जो उनसे पॉसिबल हम डील करने जा रहे थे उसकी भी बात करते हैं, जो बाद में खैर आगे नहीं चल सकी। मैं मोना की तरफ जाना चाहूँगा। मोना साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, बिगड़ी साहब जिस तरह फरमा रहे हैं, सारी सूरत हाल आपके सामने है। मैं आपका एनालिसिस चाहता हूँ, ये जो वाक़यात हो रहे हैं दहशत गर्दी के बलोचिस्तान में, फिर उसके बाद हम CPAC और चाइना वाले सारे विजिट पर चलते हैं। मैं चाहता हूँ इससे पहले थोड़ी सी आप ज़रा इसके ऊपर अपना एनालिसिस दीजिए, और मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ ये हमलावर कौन है और इनकी सपोर्ट कौन कर रहा है, और हम उनसे क्या हैंडल या उनकी जो टैकलिंग है वो हम दुरुस्त कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं? देखिए, दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो जो इनिशियल रिपोर्ट्स थी वो तो यही सजेस्ट कर रही थी कि बीएलए ने रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी क्लेम की है, और उससे पहले भी आपको याद है, अब से कुछ रोज पहले एक और अटैक हुआ था जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीएलए ने क्लेम की थी। वो एक चेक पोस्ट पे हमला था बलूचिस्तान में, जिसमें एज मच एज 10 हमारे जो फौजी जवान हैं वो जी, शहीद अक्टूबर हुए में थे। हुआ था वो। नो, आई मीन सम डेज अगो, अभी अच्छा, कुछ रोज। ठीक है, नोश की जी, हाँ, बिल्कुल, केच वाला। केच वाला, एग्जैक्टली वो हमला था जिसमें हमारे 10 जवान शहीद हुए थे, ठीक तो ठीक। वो उसकी जिम्मेदारी बीएलए ने उठाई। फिर उसके बाद 20 जनवरी को जो हमला हुआ था लाहौर के अनारकली बाजार में, वो बीएनए ने उठाई। लेकिन आपको पता है, ताने बाने ये तमाम इनके ये उसके स्प्लिंटर ग्रुप्स वगैरह होते हैं जो कि फिर मिल जाते हैं, 2-3 स्प्लिंटर ग्रुप्स ने मिलकर ये एक नई तंजीम बनाई, लेकिन नॉनदलेस इनकी जो रूट्स हैं वो सेम है। तो अभी तक तो यही बात अभी तक सामने आ रही है। फिर भी जो टीटीपी का एक एंगल है, जाहिर है उसको हम लोग किसी तरह से रूल आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि टीटीपी के जो हमले हैं उनमें तवातुर से इजाफा हुआ है पिछले जो कुछ टाइम गुजरे हैं, फिर गुज़िश्ता कुछ रोज से। और खास तौर पे ये तब हुआ है कि जब वो जो सीज फायर हमने उनके साथ किया था, जब यकतरफा तौर पर टीटीपी ने उसको खत्म कर दिया, तोड़ दिया, और उसके बाद से वो जिस तरह से हमले कर रहे हैं, खास तौर पर बलोचिस्तान को उन्होंने टारगेट किया हुआ है और मेट्रोपॉलिटन को भी हमारे निशाना बनाया हुआ है। ये तमाम चीजें हम देख रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहती हूँ। अभी जो आप ब्रिगेडियर साहब से एक स्ट्रिंग ऑफ क्वेश्चंस आपने पूछा, तो सिंप्लीफाई सिर्फ मैं ये करना चाहती हूँ कि एक ऑब्वियस सी बात है, लैंड बॉर्डर जो बलोचिस्तान शेयर करता है, ईरान से करता है और अफगानिस्तान से करता है, तो इतनी बात तो तय है कि अगर कुछ स्लीपर सेल्स मौजूद हैं तो वो अफगानिस्तान में भी मौजूद है और वो डेफिनेटली ईरान में भी मौजूद है। कुलभूषण यादव वाला जो एपिसोड है, हम उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं, और ये चीजें हम लोग माजी में देखते आए हैं। ये दोनों स्लीपर सेल्स मौजूद हैं। अभी आईएसपीआर ने जो उनकी फॉर्मल जो उनकी तरफ से एक बयान आया है, उसमें ये कहा गया है कि अफगानिस्तान और इंडिया में हैंडलर्स हैं, ये जो कल वाले धमाके हैं उसके। इंडिया इसलिए कहा जा रहा है उसको क्योंकि ये जो बीएलए है या बीएनए है, आपको पता है ये इंडिया या रॉ फंडेड ये तमाम तंजीमें हैं। टीटीपी भी रॉ फंडेड रही है, वो भी चक हेगल तक आके कह चुके हैं कि वो रॉ ने हमेशा से टीटीपी को फंड किया है। अब हमारी स्ट्रेटेजी की जो बात है वो मल्टी प्रॉन्ग्ड होनी चाहिए। एक तरफ तो ये बलोचिस्तान के जो ये अलीहदगी के पसंद जो तंजीमें हैं, जो कि फिर अब जाकर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बन गई हैं, एक तो इनकी तरफ हमारी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, दूसरी स्ट्रेटेजी हमारी टीटीपी स्पेसिफिक होनी चाहिए। दोनों पे बहुत सारे फ्लॉज हैं और बहुत सारी बेहतरी की गुंजाइश है। खास तौर पर टीटीपी स्पेसिफिक अगर हम बात करें, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अब हमने तरतीब दे दी है, जो कि पहली दफा अभी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में है। नेशनल एक्शन प्लान 2014 के बाद से वो बना हुआ है। तो ये तमाम दो चीजें जब दस्तावेजी तौर पर मौजूद है, तो हमारी टीटीपी से लड़ने की स्ट्रैटेजी रीथिंक क्यों की जा रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब सिर्फ अफगान जो हुकूमत है तालिबान की, उनके कहने पर हम अपनी स्ट्रैटेजी को रीथिंक कर रहे थे और उनसे बातचीत कर रहे थे। आई डोंट थिंक दिस शुड हैव बीन डन। अब जाकर अगर हमें अब जाकर हमने एक कड़वा घूंट लेकर हमें एक दफा फिर से ये रियलाइज उन्होंने करवाया है कि ये गलत स्ट्रैटेजी थी, तो एटलीस्ट नाउ इज द टाइम कि इसको हम रिविजिट करें। अभी तक मुझे नहीं लगता कि हमने इसको इन द विजिट किया है। इतना हम जरूर कहते हैं कि हम टीटीपी और जिस भी ये दहशतगर्द है इनके खिलाफ हम भरपूर जाएंगे, और जिसने जो जराइम किए हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा, ये तमाम बातें करते हैं। लेकिन जिस तरह से, जिस थ्रॉटल के साथ हम टीटीपी के खिलाफ गए थे और हमने एक फैसला किया था कि कोई गुड तालिबान बैड तालिबान नहीं होगा, जो हमें अटैक करेगा, जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे सवाल तक उठाएगा, वो हमारे लिए बैड है। हमें आई थिंक वी नीड टू गो बैक टू दोस रूट्स व्हेन इट कम्स टू टीटीपी। जहां तक बलोचिस्तान की जो ये अलीहदगी पसंद तंजीमों का सवाल है, यहाँ पर आपको याद होगा जरदारी साहब की गवर्नमेंट ने भी इनके साथ नेगोशिएशंस की थी, इनसे हथियार डालने का कहा था, मुशर्रफ साहब ने भी की, नवाज शरीफ साहब अपने पिछले दौर में करके गए, हथियार डाले थे कुछ जंगजू बलोच जो सेपरेटिस्ट थे उन लोगों ने। अब इस दफा हम दोबारा ये चीज देख रहे हैं, बल्कि शाहजैन बुगटी जो कि एक इंडिपेंडेंट एलाय हैं
हुकूमत के, आपको पता है कि वो स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर के इन तमाम तर मामलात पे। जब से ये फैसला प्राइम मिनिस्टर ने, आपको याद होगा सम मंथ्स अगो वो बलूचिस्तान गए थे, उन्होंने वहां पर एक स्पीच की थी और उन्होंने कहा था कि हम इनको इंगेज करने की, बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ ग्रीवेंसेस इनकी बिल्कुल जेन्युइन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप दुश्मनों के साथ मिलकर अपने ही ऊपर हमला आवर हो जाए। कतन इसका ये मतलब नहीं है। तो एक तो इनके साथ आयरन फिस्ट से निपटना होगा, इनके साथ सख्त तरीन एक्शन इनके खिलाफ लेना होगा, लेकिन जो इनके कुछ उस तरह के लोग हैं जिनकी जेन्युइन ग्रीवेंसेस है, जेन्युइन तहफ्फुजात हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, जो असल तहफ्फुजात हैं, जो मार्जिनलाइज हैं, उनको एड्रेस करना होगा, और जो इस किस्म के स्प्लिंटर ग्रुप्स या दहशतगर्द ग्रुप्स या तंजीमों का हिस्सा है उनके साथ आयरन हैंडेडली डील करना होगा। मेरे साथ रहेगा ब्रिगेडियर साहब। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी गुफ्तगू में आगे बढ़ाएं और ज़रा चाइना की तरफ चलते हैं। चाइना के कुछ कंसर्न्स हैं जो मैंने आर्टिकल्स भी पढ़े, कुछ कॉलम्स भी पढ़े, उसमें भी वो चीज़ें सामने आई। किसी एक आधे आर्टिकल में मैंने ये भी पढ़ा, हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा कि जी चाइना इस गवर्नमेंट से खुश नहीं है, वो ये चाहता है कि नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आ जाए, क्योंकि आज से कुछ साल पहले तक जिस किस्म की गवादर में रेल पेल थी, जिस किस्म की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, या वो एक लाइमलाइट का हिस्सा था, तो वो नज़र आ रहा था। उसमें और आज में बड़ा फ़र्क है। इस हुकूमत के भी 3-3.5 साल हो चुके हैं, पेस वो नहीं है। फिर हमने देखा कि चेयरमैन भी बदल गए, फिर हमने देखा नए चेयरमैन आए, फिर हमने देखा वो भी बदल गए। व्हाट एक्चुअली इज़ द प्रॉब्लम? व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग सर? असल में जहाँ तक आपने बात की प्राइम मिनिस्टर की और जर्नलिस्ट के आर्टिकल की, तो मैं आई डोंट एग्री विद दैट ओपिनियन दैट जर्नलिस्ट में बी क्लोजर टू द PMLN, लेकिन उसके अंदर रियलिटी नहीं है कि नवाज शरीफ के दरमियान में कोई रेल पेल हो रही थी, या नवाज शरीफ के दरमियान में कोई, ये चीज़ें जितनी बनी हैं या शुरू हुई हैं वो नवाज शरीफ के दौर में तो शुरू नहीं थी। नवाज शरीफ तो इंटरिम पीरियड के निशान है, बट छो लीव असाइड दी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का टेन्योर, हम सिर्फ CPAC पे बातचीत करते हैं। और CPAC के हवाले से जो कुछ आपने कंसीव किया था गवादर के हिसाब से, जो अभी रिसेंटली हकला DI खान रोड जो है वो इनॉग्रेट हुई है, विच इज़ वन पार्ट ऑफ द CPAC। इसी तरह मैंने आपसे बताया M8 जो बलूचिस्तान में पश्चिमी गवादर नीचे उन तमाम इलाकों को लिंक करती है, वो कंप्लीट हो गई है। N7 जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। 990 किलोमीटर्स का जो पैच गालबन इतना ही हो सकता है, कोई थोड़ा ज़्यादा कम हो, मैं थोड़ा वो कह रहा हूँ, वो कंप्लीट हो चुका है। आपके जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जो बनने थे, उनके अंदर उनकी प्रोग्रेस के अंदर, क्योंकि जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने हैं तो उनके अंदर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू होना है। और वो 5 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, रशकई से लेके बाकी फैसलाबाद और ऊपर, उनके ऊपर काम शुरू हुआ है, लेकिन उनकी पेस वाकई ही स्लो है। अब जहां तक उस पेस स्लो होने का ताल्लुक है, उसमें चाइनीज की कोई गलती नहीं है, उसमें तमाम की तमाम गलती जो है वो हमारी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी और जो हमारा वर्किंग ग्रुप बना हुआ है और जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे अपना उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनकी उसमें आप अपना सुस्ती कह लें या हमारे यहाँ रेड टेपिज्म कह लें, जिसकी वजह से वो चीज़ रुकी हुई है। और लेकिन ग्रेजुअली जो इन 3 सालों में CPAC का काम जो है वो चलता रहा है, उसके अंदर किसी भी किस्म की हाँ, कब एक किस लिए हुआ था, वो बुनियादी तौर पे एक वजह से एक दफ़ा का कुछ थोड़ा डिले हुआ था, एक दासू की वजह से थोड़ी अप्रीहेंशन थी, दूसरा कुछ प्रोजेक्ट के हिसाब से ये एस्टिमेट था, अमेरिका चाइनीज चाहते थे कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो आप उसकी रीपेमेंट शुरू कर दें, हमारा स्टांस था कि जो कमीशन हो जाएगा। तो इस तरफ के ये नेगोशिएशन चलते रहे हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर 2 साल बाद गए हैं और प्रेसिडेंट री से भी मुलाकात करेंगे, और उसके साथ साथ आपने कोई 10 सेक्टर्स में और बातचीत करनी है, और उनका ये एम्फेसिस जो है वो सारे का सारा CPAC के से ही रिलेटेड है। तो हमारे यहाँ आपको पता है हम अपनी लोन लेके भी जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं उसमें हमारी कमिटमेंट बड़ी लैक करती है। तो ये चीज ये यकीनी तौर पे चीज़ है जो कंसर्न है। चाइनीज़ यकीनी इसके ऊपर कंसर्न रखते हैं। वैसे मेरी कुछ चाइनीज़ जर्नलिस्ट से बिफोर द प्रोग्राम बातचीत भी हो रही थी, और उनकी कलेक्टिव जो फाइंडिंग थी या उनका कलेक्टिव से थी वो यही थी कि पाकिस्तान की जानिब से वो पेस या वो काम या वो रिस्पांस नहीं है CPAC प्रोजेक्ट को लेकर जो होना चाहिए, शायद जिस हवाले से कुछ कंसर्न चाइनीज़ क्वार्टर के अंदर पाया जाता है। मोना आलम साहब, ज़रा ये बताइएगा कि आपके ख्याल से इस वक्त जो पेस चल रही है CPAC की, वो
दुरुस्त है पेस, इतनी ही होनी चाहिए? अगर वो नहीं है तो आपके ख्याल से उसके क्या रीज़न है? और इसी में मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप कमेंट कीजिए अबाउट जो हम इस सब असना के अंदर लोन एक्सपेक्ट कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे, तो हमें उम्मीद है कि कभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आर वी हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन में चाइना पुटिंग ऑल द एग्स इन वन बकेट? ओवरऑल अगर आप इंटरनेशनल सिनेरियो देखें, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू इट? लोग मुर्तजा एक क्लैरिटी चाहिए हमें, और वो क्लैरिटी ये है कि जो फर्क आया है पीएमएलएन और पीटीआई के दौर में व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद चाइना, वो फर्क ये था कि आपको याद होगा कि ये जो सीपेक की कमिटी बनी थी, ये एक पहले से बात की जा रही थी और इसको पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने नहीं बनाया था। उनका ये ख्याल था कि ये पार्लियामेंट वगैरह के डोमेन में ज्यादा रहे ये तमाम तर मामला। और उस वक्त इस वजह से हम देखते थे कि सीपेक के ऊपर पब्लिसिटी बहुत ज्यादा थी, मतलब जो भी काम होता था वो बहुत ज्यादा पब्लिक डोमेन में था या पार्लियामेंट की डोमेन में था। आपको याद होगा ईस्टर्न वेस्टर्न रूट्स में से पहले कौन बनेगा, इस पे बहुत बड़ी बहस हुई थी। और फिर बात यस, और उस वो भी एक डिस्प्लेजर का मामला था जो कि चाइना को इतना खास अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि आपको पता है उनके यहाँ कोई जमहूरियत नहीं है। उनके यहाँ जो सिस्टम है वो पाकिस्तान से बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है। तो लिहाजा ये कि वो अपने सेंस में इस चीज को देख रहे थे, वो हैरान हो रहे थे एक तरह से कि ये पाकिस्तान में इतनी इस पैमाने पर इसको बहस का मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। तो एक हमारा ये जरूर एक पॉइंट, मतलब जो डिस्प्लेजर्स हैं वो तमाम तर अदवार में आते रहे हैं ओइंग टू डिफरेंट रीजंस। अभी जैसे कि दासू की बात की ब्रिगेडियर साहब ने, यस ये एक पॉइंट था जब पाकिस्तान के जो ताल्लुकात इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट के जमाने में है वो लोएस्ट स्टेप पर आ गए थे चाइना के साथ, और वो एक बहुत एक ऐसा मामला था जहां पर दोनों हुकूमतों के बिल्कुल अलग अलग मौक़िफ़ आ रहे थे। एंड दैट वाज हैंडल्ड, वो फिर उसको अल्टीमेटली ये कि हैंडल कर लिया गया था। लेकिन पब्लिक डोमेन से चाइना और सीपेक को तब से हटाया गया है जब से ये कमिटी बनी थी जिसको जनरल आसिम बाजवा जो है वो चेयर कर रहे थे। उसके बनने के बाद से सिंस जाहिर है वो एक एक्स मिलिट्री पर्सन है जो कि उसको चेयर कर रहे थे, इस वजह से उसको पार्लियामेंट में या पब्लिक डोमेन में पब्लिसिटी कम हुई है इस दौर में सीपेक की। If I put it in easier यानी words, कि तो इसका दूसरा लफ्ज में या मैं मतलब ले सकता हूँ कि काम हुआ है लेकिन पब्लिसाइज नहीं किया गया, ऐसा ही है? देखिए काम भी उस स्पेस में नहीं हुआ है क्योंकि जाहिर है उस वक्त जिस तरह का काम था, हाँ ये बात भी जरूर है कि उस वक्त जिस तरह का काम था उस वक्त एक इनिशियल फेज था, अर्ली फेज था। उस वक्त काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो कि अर्ली हार्वेस्ट के थे। अब जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको पता है वो लॉन्ग टर्म हार्वेस्ट के प्रोजेक्ट्स हैं या मिड हार्वेस्ट के प्रोजेक्ट्स हैं। इस वजह से उनको मटेरियलाइज होने में, कंसेप्चुअलाइज होने में एक टाइम ज्यादा लगा है। उस वक्त अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स थे, ज्यादातर आपको याद होगा पावर प्लांट्स लग रहे थे, हर आए रोज एक पावर प्लांट लगता था, इफ्तिताह होता था, और बहुत जनरेशन कैपेसिटी उस दौरे हुकूमत में ऐड की गई थी हमारे ग्रिड में। तो ये तमाम तर चीजें हुई हैं जिस वजह से ज्यादा हमें नजर आता था कि उसका पेस है। अब क्योंकि एज सच कोई आपको पता है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट ज्यादा है, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स कम हो गए, और पावर प्लांट्स में आपको अच्छी तरह पता है कि इस हुकूमत का ऐसा जितना ध्यान नहीं है जितना पिछली का था। वो लोग पावर ऐड करना चाह रहे थे, ये लोग उल्टा ये बात करते हैं कि इजाफी पावर आ गई है। तो इसलिए अप्रोच बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस वजह से अक्सर हमें सीपेक का जो पेस है वो मुतासिर होता हुआ नजर आया फॉर डिफरेंट रीजंस जो मैंने आपसे अभी अर्ज की है। ठीक है, लेकिन अब बात जी मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे आप थोड़ा सा अगर कमेंट करते हैं इसके ऊपर, टाइम की कुछ कमी है, कि जो डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बकेट वाला एक मुहावरा है वो इस पे फिट होता बड़ा दिखाई देता है कि पाकिस्तान ने चाइना पे जिस हद तक इन्हसार कर लिया है इस सब मामले के अंदर। जिस तरह हमने डेमोक्रेसी समिट के अंदर अमेरिका के जाने से इनकार किया, हमने कहा कि जी चाइना नहीं आया, फिर उसके बाद हम वहाँ पे बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर ये जो विंटर ओलंपिक्स है उसके अंदर शिरकत कर रहे हैं, नोइंग द फैक्ट कि अमेरिका ने उसका बायकॉट किया, कनाडा ने बायकॉट किया, ऑस्ट्रेलिया ने बायकॉट किया है। तो अमेरिका से दूरी तो हमारी सबके सामने है, शगाफ बढ़ता चला जा रहा है। इस सब असना में चाइना से इतनी ज़्यादा कुर्बत, इस हद तक आगे बढ़ जाना, इज़ द राइट अप्रोच? मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँ। ये यकीनन वो अप्रोच है कि वी हैव पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट। हमने सिर्फ एक दोस्त पे इन्हिसार कर लिया है। फॉरेन पॉलिसी का ये कतई तकाजा नहीं है। फॉरेन पॉलिसी बैलेंस्ड होती है, उसकी सबसे पहली जो शर्त है वो यही है। हमें जाहिर है अभी ये बैलेंस कहीं पे स्ट्राइक होता हुआ नहीं नजर आ रहा। जो पिछली हुकूमत थी डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें अदरक बेहतर हालात थे, लेकिन अब तो जब से जो बाइडेन आए हैं तब से हमने कोई आइस मेल्टिंग नहीं देखी है। रादर जो यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी वेंडी शर्मन, जब वो यहाँ पाकिस्तान आई थी मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो दैट वाज वन ऑफ द ओनली इंटरव्यू जो कि पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने उसमें अच्छे कमेंट्स दिए थे पाकिस्तान के बारे में। तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था, सर्कल्स में बात हो रही थी कि उनके इतने हौसला अफजा कमेंट्स के बाद उन्होंने ये तक कहा था कि अफगानिस्तान में
पॉजिटिव रोल प्ले किया है पाकिस्तान ने। इतने हौसला अफजा कमेंट्स के बाद पाकिस्तान की हुकूमत को उसको आगे लेकर जाना चाहिए था, वो भी हमें बदकिस्मती से नजर नहीं आया। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, हमने सारे अपने जो एग्स हैं वो एक बास्केट में रखे, लेकिन इसका एक और एंगल भी है। वो दूसरा एंगल इसका ये है कि ऑपोजिशन को भी चाहिए कि वो तनकीद बराए तनकीद नहीं बल्कि तनकीद बराए इस्लाह करें। आपको पता है ऑपोजिशन भी ज्यादातर अक्सर जो हमारी ऑपोजिशन है मुल्क की, वो एक बड़ा एंटी अमेरिका सेंटिमेंट रखती है, और वो भी ज्यादातर यही कहते रहते हैं कि नहीं जी आप तो आप देख लें आईएमएफ वाला जो प्रोग्राम है, आप अमेरिका की गुलामी, वेयर एज इट इज द अदर वे अराउंड। अमेरिका से ताल्लुकात खराब होने की वजह से ही हमें इतना मुश्किल आया प्रोग्राम मिला है। तो उनको भी तनकीद बराए तनकीद नहीं करनी चाहिए। कोई अगर तनकीद वो लोग दुरुस्त करें तो हो सकता है हुकूमत में बैठे हुए लोगों के जहन में भी एक फ्लाइंग मेंशन जरूर गुजरे, एक पासिंग मेंशन उनके जहन में भी शायद आए कि हमने कहीं ये बात गलत तो नहीं कर दी है, लेकिन वो भी तनकीद उल्टी कर रहे हैं। जिनको यानी ऑपोजिशन को भी वो रोल प्ले करना चाहिए जो जो उसकी जिम्मेदारी है, लोग एक्सपेक्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मोना आलम साहिबा मौजूद थी, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। ब्रिगेडियर गजनफर साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के चाइना के दौरे के हवाले से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दौरे से हुकूमत पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा, चाइना को कितना फ़ायदा होगा। प्रोग्राम में मुझे चाइना से ही ज्वाइन कर रहे हैं, बीजिंग से एक जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, आइनार टेंगन, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो आइनार के साथ हम बातचीत अंग्रेज़ी ज़ुबान में करेंगे। मिस्टर आइनार, as you know that our Prime Minister, along with a lot of federal ministers and top leadership of Pakistan from different sectors is there. How do China see this visit, and what do they expect from this visit? What is going on? Well, China views Pakistan as an all-weather friend that's been tested in the past. There's no change in the relationship. But there is some urgency on behalf of Pakistan. There's a question about a $4 billion emergency loan, and also resumption of the China-Pakistan economic corridor projects, which have been delayed as of late. Right. You just said the word is resumption. I mean, do you think the CPEC project or the work going on there was held somewhere? I mean, by resumption, what do you mean? Can you expand on the efforts going on CPEC from Pakistan side? Yeah, I mean, a lot of the slowdown, some of the slowdown happened prior to COVID-19, but obviously during COVID-19 there was, difficulties, logistical purely. You just couldn't have people out there working in groups and things like that because of the pandemic. And now I think people are looking towards the resumption of a normal period. When the pandemic changes to an endemic, that is, e.g., you kind of can live with it, it's not fatal. When that occurs, I think there's a desire to see CPEC resume again, especially by Pakistan. Obviously, China is interested. They are looking at corridors, especially those that get them to Europe. And so there's no obstacle at this point. It's just a question of how. Right. So you believe the only obstacle was pandemic, right? I mean, there was nothing else apart from the pandemic, right? There was and this is, I'm talking about before the pandemic, there were things put in place by the Chinese side, which they thought would be, ready to go based on projects that had to be completed by the Pakistan side. They did not occur for whatever reasons, and there was some slowdown because of that. But it wasn't because China was withdrawing. They were simply asking that the tasks assigned, remember there's an A, B, C, D, E, F, G type of situation, and you can't go on with the next letter until the previous letter has been completed. So they've been waiting for this to happen. There is no question that China is dedicated to CPEC. And obviously, so is Afghanistan. Right. I mean, okay. Let's move further. The delegation will also talk about the situation in Afghanistan, and there's a concern here in Pakistan. I'm not sure that they're going to talk about this, but this is pretty evident that China has not played the role, the financial role, which was expected from China
once the U.S. left Afghanistan like this, like, with the economy of $9 billion. So Chinese did not financially help, or they did not give any such sort of aid, which was actually expected from them in order to, have a better situation of people living there. So there's no unrest in Afghanistan, so there's no unrest in the neighboring countries. So we have seen a step back from China, actually. There's an understanding. Can you please expand on that this is just an understanding, a wrong understanding, or the right understanding, and what are the reasons behind that? Okay, so let's separate this issue into two parts. One is the humanitarian crisis, and I think China is very open and has already extended aid. I mean, you have a country that was broken, bankrupted, and then abandoned by the U.S. You have people who are starving. Roughly 2/3 of the entire country is food insecure. You have a very harsh winter conditions, and people are literally dying of exposure and lack of food. That's one issue. The second issue is what to do about Afghanistan as it goes forward. Obviously, the U.S. has withheld over $10 billion, which belongs to the Afghan people, the government, however you want to define it. They refuse to give that. They're giving out little dribs and drabs of humanitarian help. But the real issue is, how do you create a sustainable Afghanistan? China is concerned about exactly how the Taliban is going to rule. They've asked questions about the fighters who are currently there. These are terrorists who belong to the extremist EITM. This is a group that advocates for the independence of Xinjiang. I don't know that the questions have been answered. Obviously, this is a complex situation. It has some part to do with China wishing to help Pakistan and itself and the rest of the stands create a peaceful solution for Afghanistan. But there has to be kind of a back and forth. The Taliban is a new government. They are not used to the ways of governing. They've been successful in overthrowing the U.S., but that does not necessarily mean that they know how to handle the reins of government. I think they're trying. Obviously, they've reached out to Pakistan, but there's some frictions there along the border, obviously. And with China, as I said, it really comes down to an understanding. There's currently no Afghan ambassador who represents the current Afghan government in Beijing. Communication channels have to be opened up, and then hopefully there can be some sort of resolution. But how to get the Afghan economy started and how much that would cost and who's going to bear what is still something that needs to be. Okay, let's move further. Talking about the relations between Pakistan and China, we all know that this is over 7 decades. But there's also an understanding that I was just talking about this with one of our guests before the break, and the understanding was that both countries came so close in between their relations, especially Pakistan, that it has alienated a lot of its friends like US in the past. And like, of course, you guys are on a rugged path with US. The understanding is that this closeness is, okay, this is good, but let's not put all the eggs in one bucket. What is your approach, your understanding on this issue, this narrative? Well, that's one way of looking at it. The other way is what alternatives does Pakistan have? Bridges were burnt with the United States shortly after the overthrow of the previous Afghan government. There was a number of people who came forward and basically said that they were very happy with the situation, and that it was good that Afghan had a government that represented the people. That was not seen as very friendly by U.S. circles, who had repeated suspicions that Pakistan has been playing both sides. So this issue about which side Pakistan is on, I think, has already been decided. If the U.S. doesn't want to take you in, if Europe is not interested, you're very limited to both Russia and China.
So this idea about a deliberate policy of putting eggs in one basket, whether it's China or Pakistan, as I said, that decision has passed. The question is, what happens in the future? How can these nations work together to create a more stable environment in that area, address Afghanistan's needs, at the same time as making sure that this does not become kind of a hotbed of terrorism against other countries in the locality. Right. There's a possibility, because there's news about this, that Pakistan might seek around $3 to $4 billion from China as a loan. But then there was a negotiation from the concerned ministry here as well. In case if Pakistan demands this, then what is going on in Chinese concerned quarters' mind, in their head, that how would they respond to this request? What is your take on this? Well, I'm sorry, I'm not privy to those conversations. Obviously, Pakistan has talked about this in the foreign press. The numbers have, vacillated between 3 billion and 4 billion. I think that's a fairly large difference. Obviously, Pakistan, just like every other country developing out there in the world today, is saddled with debts. The economy has been terrible because of the pandemic, and part of that blame lies with Western countries. I shouldn't say Western, I should say developed countries who have been refusing, despite their wealth, to make any kind of inroads into preventing this. I mean, the distribution of vaccines has been, literally criminal when you think of places like Africa that only has 5% of its population vaccinated. And this is a public health threat, not only to Africa, but the entire world. So, when you look at the situation, it's very tough for Pakistan to kind of figure it out. They're looking to China as one of the staunch allies. The question is, what are the terms of this? What will the money be used for? And, can China sustain this kind of, not only if it gives $4 billion to Pakistan, that's fine, but you're going to see a line around the block of. Right. Thank you so much. Einar Tengen joining us from Beijing. Thank you so much for your time. प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है जी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मौजूद हैं चाइना में आला सतही वफ़द के साथ। आपको कोशिश करेंगे तमाम सूरत हाल के हवाले से यूँ ही अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।